हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने बेसिक बेरिलियम एसीटेट की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। ठीक है, बेसिक बेरिलियम एसीटेट की संरचना। आज हम करेंगे बेसिक बेरिलियम ऑक्जेलेट की संरचना। ठीक है, हमने क्या देखा था एसीटेट के केस में कि एक ऑक्सीजन एटम होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु बिल्कुल केंद्र के मध्य में होता है और 4 जो बेरिलियम परमाणु होते हैं वो टेट्राहेड्रॉन के चतुष्फलक के कोनों पर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट होता है यहाँ पर कि जो एक बेरिलियम, क्योंकि इसका जब अगर हम सूत्र देखते हैं बेसिक बेरिलियम ऑक्जेलेट का सूत्र BeC2O4 का होल ट्वाइस 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में कि एक जो बेरिलियम परमाणु होता है, आपको नज़र आ रहा है सूत्र में कि एक बेरिलियम परमाणु है और 2 क्या है C2O4 नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम कि देखो एक बेरिलियम को, वहाँ पर तो हमने किसको रखा था, चतुष्फलक के केंद्र में किसको रखा था, ऑक्सीजन को रखा था, लेकिन यहाँ पर हम किसको रखेंगे, बेरिलियम को रखेंगे और उसके अपोजिट 4 जो ऑक्सीजन एटम होते हैं वो कहाँ पर रखेंगे, चतुष्फलक के कोनों पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे हम, चतुष्फलक के कोनों पर रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास देखो कि यहाँ पर C2O4 का होल ट्वाइस, इसका मतलब एक C2 के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक C2 के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो 2 को तो हमने कहाँ पर लगा दिया, ये कॉर्नर्स पर लगा दिया और उसके अपोजिट वो 2 ऑक्सीजन बच गए और 2 हमारे पास क्या बच गए, कार्बन बच गए और उनको हम इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, और कहाँ पर लगाएंगे, अपोजिट फेस पर लगाएंगे। मैंने यहाँ लगाया है, तो आप इधर और इधर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O कि यहाँ 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, उसके 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 तो कार्बन हो गए, 2 ऑक्सीजन और 2 कितने हो गए, टोटल 4। तो एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर हो गया और इस पूरे के बाहर कौन सा चार्ज है, 2 नेगेटिव। तो इसके स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर इसकी संरचना में एक बेरिलियम परमाणु चतुष्फलक के केंद्र पर होता है तथा 4 ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फलक के चारों कोनों पर होते हैं, चारों कोनों पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, इस संरचना में 2 C2O4 अणु को चतुष्फलक के विपरीत कोनों पर रखा जाता है। ठीक है, कि बेरिलियम कहाँ पर है, चतुष्फलक के केंद्र पर, 4 ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फलक के कोनों पर और उसमें 2 C2O4 मॉलिक्यूल को हमने कहाँ पर रखा है, चतुष्फलक के विपरीत कोनों पर। ठीक है, तो तीसरा मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया। एक मैंने कौन सा करवाया था, क्राउन ईथर, दूसरा कौन सा करवाया था, बेसिक बेरिलियम एसीटेट और तीसरा कौन सा हो गया हमारे पास, बेसिक बेरिलियम ऑक्जेलेट की संरचना। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम के बाद हमारे पास कौन बचता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, बेरिलियम के बाद आता है हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक आयनिक कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं और आयनिक जो यौगिक बनते हैं वो किसी एक मॉलिक्यूल को किसी एक दूसरे एटम को ही जोड़ सकता है, बहुत सारे को नहीं जोड़ सकता। ठीक है, उसके बाद
कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं Mg और Ca के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, और वो कैसे बनते हैं? बहुदंतुक लिगैंड के साथ। बहुदंतुक लिगैंड के साथ कुछ एक यौगिकों का वो निर्माण करते हैं, ठीक है। क्योंकि Mg+2 और Ca+2 जो आयंस होते हैं वो बहुदंतुक लिगैंड के साथ बहुत स्थायी यौगिकों का निर्माण करते हैं। और उसके बाद जो चौथा है वो है Mg-EDTA का होल ट्वाइस, इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्म से वेरी एक दूसरा जो Mg का कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है क्लोरोफिल। आप सभी को पता होगा बायो वाले बच्चों को तो, कि मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल का जो मेन पार्ट होता है वो कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है। Mg-EDTA की संरचना कैसे बनाते हैं, ठीक है। और EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? देखो, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एक वर्गाकार समतलीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। दो तरफ तो हम क्या रखेंगे? नाइट्रोजन, और दो तरफ हम क्या रखेंगे? ऑक्सीजन। कि एक तरीके से हम देखते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, ये दो तरफ तो इसको कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, और दो तरफ इसको कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। और इस तरीके से ये एक वर्गाकार समतलीय यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। N से जब दोनों हम जोड़ते हैं तो इधर भी CH2 और इधर भी CH2, और इन दोनों को जोड़ दो, कार्बन कार्बन को, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हम जोड़ते हैं तो उससे जुड़ेगा COCH2। बेटा ये याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कभी, ठीक है। नाइट्रोजन से पहले तो मैग्नीशियम, दो क्या लगाओगे? नाइट्रोजन, दो क्या लगाओगे? ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन से जोड़ते हो तो CH2 और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जोड़ते हो तो COCH2। अब उसके पास देखो, एक जब मैग्नीशियम के साथ ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेगा तो इससे दो लिगैंड कुछ इस तरीके से जुड़ते हैं, OCO और CH2, किसके साथ? नाइट्रोजन वालों के साथ, ठीक है। तो ये किसकी संरचना है? ये Mg-EDTA का होल ट्वाइस 2 नेगेटिव, ठीक है। और क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर आपसे पूछी नहीं जाती, बस 2-3 यही स्ट्रक्चर पूछी जाती हैं। EDTA का होल ट्वाइस 2 नेगेटिव, इसकी संरचना लिख दोगे कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम तत्व होता है, वो एक वर्गाकार समतलीय यौगिक का निर्माण करता है। उसमें 2 नाइट्रोजन एटम दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं और 2 ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये एक अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो अष्टफलकीय बनाया है और इस तरीके से फिर बना के दिखा देना। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है वो CH2 इथाइलिन मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं, और ये जो 2 हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन OCO-CH2, ये किससे जुड़ते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक है। तो जो यौगिक थे वो यही थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो बनता है वो है जैव तंत्र में कार्य, वर्किंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम की, इनका क्या क्या रोल होता है। देखो, ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है। क्राउन ईथर मैंने करवाया था, फिर बेसिक बेरिलियम एसीटेट की संरचना मैंने करवाई थी। ऑक्जिलेट की आपकी बुक में दी नहीं हुई है, और ये फिर Mg+2 के EDTA संकुल की संरचना मैंने करवा दी है, ठीक है। क्लोरोफिल की आपके आती नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल की थोड़ी हार्ड पड़ जाती है तो पूछता नहीं है। वो पूछेगा तो 1 नंबर में ये पूछ सकता है कि जो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम ही याद रखना, ठीक है। बाहरी क्षारीय मृदा धातुएं सामान्यतः संकुल यौगिक नहीं बनाती हैं, परंतु इनके कुछ एक्वा आयन अवश्य उपस्थित होते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं भी क्राउन और क्रिप्टेट आयनों के साथ संकुल यौगिक बनाती हैं, जैसे कि कौन बनाता था? क्षारीय धातुएं, ठीक है। तो 5 ऑक्सीजन परमाणु, जैसे ये मैंने बताया था 15 क्राउन 5, 18 क्राउन 6 Ba+ और Sr+2 के साथ संकुल बनाते हैं,
ठीक है। बारी का मतलब कि जो लास्ट वाले चलते हैं ना, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो होते हैं ग्रुप के नीचे वाले तत्व, वो संकुल यौगिकों का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वर्किंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जीवों में शारीरिक गतिविधि को सही तरह से संचालित करने के लिए लगभग 27 मूल तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से जो 15 तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, धातु होते हैं। और सामान्यतः उन धातुओं में से भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जो 4 धातुएं होती हैं वो एस ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधि होती हैं, जैसे परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, ठीक है, श्वसन तंत्र है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सारी क्रियाएं 27 तत्वों के उनको संचालित करने के लिए 27 मूल तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं होती हैं और उन 15 में से भी 4 एस ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, इन चारों के मुख्य जो कार्य होते हैं वो देखो, पहला है कोशिका में ऋणावेशित वृत्त कार्बनिक अणुओं के आवेश को संतुलित करना, कि ये जितने भी बड़े बड़े कार्बनिक अणु होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक होते हैं ना, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, उन सभी के आवेश को संतुलित करता है। कोशिका के परासरण दाब को नियंत्रित करना, तभी कोशिका को स्फीति बनाए रखना। ये क्या होता है कि परासरण दाब को, कि एक तो सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्विवेलेंट रखते हैं। कि कुछ एक, जैसे आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा, है ना, कि कुछ सेल के अंदर होते हैं कुछ आयन और कुछ सेल के बाहर होते हैं, तो अंदर वाले लगातार बाहर जाते रहते हैं और बाहर वाले लगातार अंदर जाते रहते हैं, और इसी तरीके से ये एक क्या बन जाता है, एक चैनल बन जाता है। ठीक है, और इसी चैनल के थ्रू कोशिका का परासरण, कोशिका भित्ति का जो परासरण दाब है वो नियमित रहता है। ठीक है, तो ये कोशिका के परासरण दाब को नियमित रखने में, नियंत्रित करने में मदद करता है, ताकि कोशिका की टर्जिडिटी बनी रहे, स्फीति बनी रहे। कुछ तत्व कोशिका में निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली की बाह्य परत तथा कोशिका द्रव्य में कैल्शियम तथा सोडियम। कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है ये मैं आपको कल करवाऊंगी, सोडियम, पोटेशियम पंप और मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, कोशिका झिल्ली की आंतरिक परत तथा कोशिका द्रव्य की जलीय प्रावस्था में जैसे कैल्शियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम। कोशिका के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। निम्न अनुसार होते हैं, देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की अमाउंट इतनी होती है, इंट्रा सेलुलर में सोडियम की अमाउंट इतनी होती है। तो किस में ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा में तो सोडियम ज़्यादा पाया जाता है और पोटेशियम बिल्कुल कम अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सोडियम और पोटेशियम पंप कल मैं आपको बिल्कुल, अभी तो वीडियो 13 मिनट की हो गई है, तो उसके बाद मैं कल करवाऊंगी आपको। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप को। बायो वाले बच्चे तो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मैथ्स वालों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।